इफ यू आर क्लास 9 फेडरल बोर्ड स्टूडेंट और सेकेंड एनुअल 2026 में तुम्हें इंग्लिश के एग्जाम में हेल्प चाहिए तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली मेड फॉर यू। अब इस वीडियो का एक छोटा सा पर्पस सुन ले। बेसिकली इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रही कि बस ये गैस पेपर्स ले लो पकड़ो हो जाओ, ऐसी बात नहीं है। ना ही मैं आपको कहूंगी कि अंतर मंतर करो ऐसा हो जाएगा आपका पेपर कच हो जाएगा। नहीं मैं यहाँ बैठ के फॉल्स क्लेम्स करूंगी कि भाई थंबनेल पे लिख दूं पेपर इसी में से आएगा। आप सुन लो, इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको एक अल्टीमेट गाइड मिलेगी कि आपने 70+ लेना कैसे है। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बिरयानी बनाई जाती है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक इंग्रेडिएंट्स और एक रेसिपी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली रेसिपी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब फॉलो किसने करना है, आपने करना है। यहाँ मैं आपको फॉलो नहीं करवा सकती। इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको सारी ग्रामर के पोर्शंस नहीं समझ आ सकते। आपको सारा 70+ जो मैं कह रही हूँ कि आप 70+ ले सकते हो, तो फॉलो आप करोगे तो आप ले सकते हो। ये रेसिपी मैंने आपको दे देनी है। इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे? इंग्रेडिएंट्स वो है जो फेडरल बोर्ड वालों ने आपको बेसिकली असेसमेंट फ्रेमवर्क्स और मॉडल पेपर जैसे पीडीएफ के अंदर दे दिए हैं। लेकिन अब जिनको नहीं भी उसका पता समझ नहीं भी आ रही तो उनके लिए मैंने उनको ईजी वर्डिंग में यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट के अंदर लिंक वगैरह मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको काइंड ऑफ पीडीएफ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रेट जीनियस। आई नो क्लास 9-10 के हवाले से मैंने कोई वीडियोस नहीं पोस्ट की। 11-12 से रिलेटेड मैंने माशाल्लाह बहुत सी गेस्ट पेपर्स वगैरह पोस्ट किए हैं, बट इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा कि जिससे आप 70+ सिक्योर कर सकते हो। चाहे आपने इंप्रूव करना है, 5 नंबर इंप्रूव करना है, 10 नंबर इंप्रूव करना है, या फिर सिंपली से डायरेक्ट 70+ पे जाना है, तो दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू इन द बेस्ट वे। आई थिंक बेसिकली द पर्पस इज ओनली दिस कि इस रट्टालाइजेशन के प्रोसेस को, रट्टा जो रोड सिस्टम है, रोड लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है हमारा पाकिस्तानी, उसको खत्म करके आपको एआई के इस मॉडर्न एरा, सोशल मीडिया के एरा के अंदर, डिजिटल एरा के अंदर आपको इनकी रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम एक बहुत अच्छे वे में समझने वाले हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो रियलिस्टिकली, आप किस तरह 70+ सिक्योर कर सकते हो। एंड वन लास्ट मोटिवेशन टिप फॉर यू इज कि वेदर आपका जैसा भी बैकग्राउंड रहा है ना फर्स्ट टाइम में, जिसकी वजह से आप वो सिक्योर नहीं कर पाए एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो मेरे ख्याल से या फेडरल बोर्ड वालों की गलती थी, या अच्छा टीचर नहीं मिल पाया, या फिर कोई भी वो टाइम ऐसा नहीं था, इस वे में आप नहीं थे कि आप मार्क्स सिक्योर कर पाते, आप पढ़ पाते। तो इस तरह के भी एजुकेशनल सिस्टम रहा है ना, प्लीज डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस, स्टिल यू हैव अ चांस, सेकंड एनुअल का चांस है। तो वेदर तुम एक हफ्ता पहले बैठ के देख रहे हो, या फिर तुम 2 दिन पहले देख रहे हो, या फिर 1 महीना पहले देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये अल्टीमेट गाइड आपको बहुत बेस्ट वे में आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले सुन लो कि मैंने डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट के अंदर एक गूगल ड्राइव लिंक ऐड करके, जिसके अंदर आपको काइंड ऑफ पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको प्रॉपर एक्सपेक्टेड चीजें मिलेंगी, पैटर्न्स मिलेंगे। इन सब ये समझ लो कि इंग्लिश के पेपर के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी आपको इस गूगल ड्राइव लिंक के अंदर मिल जाएंगी। मतलब प्रॉपर जिसे कहते हैं ना ऑल इन वन काइंड ऑफ पीडीएफ आपको मिलेंगे। और वो चीज़ें जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी वो भी आपको साथ साथ पीडीएफ में मिलती रहेंगी, जो मैं बता रही हूँ। अब हर स्टूडेंट के ना डिफरेंट इशू होते हैं, किसी के टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, किसी को अच्छे लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे होते। तो मैं आपको सारी हेल्प करने वाली हूँ। बस आपको एक इंटरनेट चाहिए और मोबाइल चाहिए, बट उस मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया ऐप्स नहीं होनी चाहिए। प्लीज इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह को इंस्टॉल कर लो ताकि आप सुकून से पढ़ पाओ, एटलीस्ट तैयारी अच्छी कर। क्लास 9 इंग्लिश की अल्टीमेट गाइड में अपन पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हमारा क्या चीज होगी। अब होता है सेक्शन ए में ग्रामर होती है। ब्लाइंडली भी हमें इस चीज का आइडिया है कि इसमें ग्रामर ही होगी और इसके 15 मार्क्स होते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, स्टैंजाज है, और फिर इसमें फिर ग्रामर के 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें 13 मार्क्स है। इसका मतलब ग्रामर जो है ना आपके सेक्शन ए और बी दोनों का पार्ट कवर कर रही है, तो उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ग्रामर की हर टॉपिक तो एटलीस्ट नहीं कवर कर सकते। इंशाल्लाह इसके लिए कोई अगला टाइम हुआ तो इंशाल्लाह इसके हम वन शॉट कर लेंगे ग्रामर की। लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन 18 मार्क्स की है, स्टैंजास की जो क्वेश्चंस हैं, प्रोफेशनल राइटर, पैराग्राफ राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, इंशाल्लाह हम इस वीडियो की देखेंगे कि हम रियलिस्टिकली देखेंगे कि हम क्या टिप्स को कंसीडर कर सकते हैं। फॉलो आपने करना है, इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना रहूंगी, मैं इन कॉन्टेक्ट रहूंगी ताकि हम जो है इस चीज को अच्छे से कवर कर ले, सेकंड एनुअल में जो है ना 70+ ले लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि आपको पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। अच्छा, तो ये 66 पेज का आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसको बेसिकली आप खजाना कह सकते हो। इसके अंदर 11 चीजें आपको मिल रही है, ठीक है। हम वन एट ए टाइम करके मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस गाइड को किस तरह से यूज करना है। सबसे पहली चीज जो है एग्जाम ब्लूप्रिंट एंड स्कोरिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। एग्जाम ब्लूप्रिंट आपको ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन आप भी देख सकते हो। सबसे पहले जब पीडीएफ ओपन करोगे तो फर्स्ट 2 पेजेस में तो ऐसे ही मतलब इतना फजूल चीजें, इतनी एक्स्ट्रा चीजें लाइक इस टाइम के बारे में ओवरव्यू है। थर्ड पेज पे आओगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा, जो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। फिर जैसे ही आप सेक्शन 1 पे आते हो एग्जाम ब्लूप्रिंट पे, तो इसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी लाइक सेक्शन बी का ब्रेकडाउन, ए सी सबका ब्रेकडाउन मिलेगा। उसके अलावा कॉग्निटिव लेवल मिलेंगे। उसके अलावा टाइमिंग स्ट्रेटेजीज मिलेंगे। टाइमिंग स्ट्रेटेजीज, स्कोरिंग स्ट्रेटेजीज में हम ये देखेंगे कि
किस तरह से क्या क्या कितना कितना टाइम देना है आपने हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं होता, लेकिन आप समझ रहे होते हैं हम ठीक लिख रहे हैं, लेकिन उससे आप तो जो है मार्क्स कट रहे थे। एग्जामिनर किस तरह से आपको एक्चुअली मार्क्स देता है, किस किस चीज किस कैसे मार्क्स देता है, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक यूनिट मैप मिलेगा आपको। इसी के साथ ही आपको एक क्वेश्चन 2 की जिसे हम कह सकते हैं लाइक कॉम्प्रीहेंशन जो होती है ना, उसके लिए क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किन के ज्यादा चांसेस है कि पैसे जाएंगे, ठीक है। उनकी प्रॉपर रैंकिंग दी हुई है कि इसका मीडियम लेवल है, इसका हाई है, इसकी बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। उसी के साथ हम आते हैं, यानी कि ये एक प्रॉपर कह सकते हैं हम, या आप बस रीड आउट करोगे, इसमें से आपने समझना कुछ नहीं है। उसके बाद आएंगे हम ग्रामर पे, ग्रामर मोड्स इंसाइक्लोपीडिया पे। इसके अंदर आपको हर तरह की ग्रामर मिल जाएगी जो आपको चाहिए बेसिकली पेपर को कवर करने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इसको ये मतलब नहीं है कि डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है, या आपके लिए प्रॉपर नोट्स हैं। लेकिन अगर आपने कहीं से समझा हुआ है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत जो है ना होंगे, कारआमद होंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वोकेबलरी पावर बैंक की, जिसके अंदर वोकेबलरी पावर बैंक का बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए ये आपको मैं आपसे वैसे वीडियो में बताना चाह रही थी, लेकिन यहाँ मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इस तरह है ना कि सेक्शन ए में तो खैर नहीं, सी या बी में क्रिएटिव राइटिंग की चीजें होती हैं, लाइक लेटर, डायलॉग, अनसीन चीजें होती हैं जिनको आपने खुद टैकल करना होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी भी पढ़ रखा कि आपको क्या चीज दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अब हर एक को पता है कि अगर मैंने अहम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें पता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखोगे तो वो तो हर एक को पता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की जगह ये आप लिखोगे सिग्निफिकेंट लिखोगे, वाइटल लिखोगे, क्रूशियल लिखोगे, तो कोई ऐसी वोकैबुलरी आपने यूज करनी है जिससे एग्जामिनर आपको इंप्रेस हो, ठीक है। तो आपने ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जरूर याद करना चाहिए। इंटरेस्टिंग एक वर्ड है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब इसी इंटरेस्टिंग की जगह आप अगर वहां पेपर पे लिख के आते हो नोट वर्थी, तो क्या ये अच्छा नहीं हो जाएगा, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनर ये चीज नहीं देखते समटाइम्स, जो है ना, ज्यादा ये चीजें नहीं देखी जाती कि आपकी बात क्या की जा रही है। आप थोड़े क्रिएटिव बना करो, अच्छी वोकैबुलरी यूज करोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो दिस इज वाई आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे अच्छी वोकैबुलरी यूज करने से। तो वोकैबुलरी पावर बैंक इसमें मैंने स्पेशली ऐड किया है। इसी के साथ ही वोकैबुलरी पावर बैंक में ना सिर्फ ये चीजें नहीं है, इसके अलावा आपके जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ट्रांजिशनल डिवाइसेस की बेसिकली जो है ना बहुत से वर्ड्स हैं, ठीक है। जिससे आपकी सेक्शन बी की ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन आता है वो भी इसी चीज से कवर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन सी के अंदर पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, डायलॉग के अंदर, लेटर के अंदर, समरी की वोकैबुलरी के अंदर, ठीक है। हर चीज जो है ना बहुत सी काइंड ऑफ वोकैबुलरी के अंदर आपको मिल रही है। 2-3 पेज पे आ रही है, आई थिंक, या 1-2 पेज पे आती है वोकैबुलरी, बिल्कुल शॉर्ट सी है, तो आप इसको जरूर कवर करोगे। इसी के साथ ही कॉम्प्रिहेंशन मास्टर क्लास पे आते हैं, तो ये मैं आपको समझाऊंगी भी सही यहाँ पे इंशाल्लाह। और इसी के साथ ही हम आपको ये जो नोट्स यहाँ मैं बताऊंगी वो आपको यहाँ पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। इन्फ्रेंस क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना होता है, समरी कैसे लिखनी है, टाइटल कैसे करना है, ठीक है। वाई वाले सवालों को कैसे सॉल्व करना है, हाउ वालों को कैसे करना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनसीन पैसेज को आप किस तरह से अपने प्रॉपर मार्क्स में कवर 18 मार्क्स आई थिंक आपका होता है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे ही हम 5वीं चीज पे आते हैं तो पोएट्री मास्टर क्लास, जिसमें से भी आपका 9 नंबर का पेपर आता है, स्टैंजास के क्वेश्चंस भी आते हैं, पैराफ्रेजिंग रहती है। पैराफ्रेजिंग इजी है बट तब तक इजी है जब तक कि बुक से स्टैंजा आ रहे हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है बल्कि नहीं 2 बार ऐसा हो चुका है मॉर्निंग इवनिंग के पेपर्स में भी। इसके अलावा जो है ना आपकी जो स्टैंजास आए हैं वो आउट ऑफ कोर्स आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको टिप्स पता होने चाहिए बेसिकली कि आपने पैराफ्रेज करना कैसे है और किस तरह से क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी आपके गाइड अगर आपके पास नहीं है तो आप जो भी आपकी टेक्स्ट बुक की है ना सारी पोएम्स है, ठीक है। यूनिट 7, 8 ईगल वाली पोएम ठीक होगी, 2 मदर्स वाली होगी, ये सारी जो आपकी पोएम्स इसके अंदर आपको प्रॉपर स्टैंजास, थीम, मैसेज, एक ओवरऑल समरी मिल जाएगी, पोएटिक डिवाइसेस मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो आउटसाइड पोएम्स जो आपके ऑलरेडी आ चुकी हैं प्रीवियस पेपर्स में, लाइक क्रॉसिंग द बार जो कि लॉर्ड टेनिसन की, हाँ लॉर्ड टेनिसन की पोएम है, ये हो गई। इसके अलावा जो आउट ऑफ कोर्स आपकी पोएम्स आई है ना उस तरह की पोएम्स होगी। इसके अलावा जो मीडियम लेवल हो गया, हाई लेवल हो गया, जो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह आगे भी आ सकती है, तो वो आपको तकरीबन 2 से 3 पोएम्स वो भी मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। तो ये आपको सारा कुछ मिलेगा पोएट्री मास्टर क्लास के अंदर। अब हम बात करते हैं राइटिंग मास्टर क्लास की, ठीक है। राइटिंग मास्टर क्लास में आखिर ऐसा क्या है, तो इसके अंदर आपके लेटर्स किस तरह से आपके लेटर्स को मार्क्स मिलते हैं, लेटर्स का आपको क्या चीजें याद करनी है कि आपको प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। सैंपल है लेटर का प्रॉपर, इसके अलावा पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है। पैराग्राफ्स की प्रॉपर टिप्स आपको मिल रही है, मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगी और आपको सारे नोट भी मिल रहे हैं, डायलॉग्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी ग्रामर की।
इसी के अंदर आपको सेक्शन डी ग्रामर के अंदर बेसिकली ना आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि हम किस चीज में प्रैक्टिस करेंगे, किस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस ड्रिल्स मिलेंगे इसके अंदर। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको टाइप ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत सारे सेट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा 9वीं और 10वीं चीज में कहेंगे गेस्ट पेपर 1 और गेस्ट पेपर 2 आपको गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, इसके अंदर प्रॉपर पेपर मिल रहे हैं। और एट द वेरी लास्ट आपको फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट मिलेगी कि आपने क्या क्या चीजें कवर करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा ये 66 पेज का पीडीएफ का खजाना है वो कवर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन टिप्स की, क्या आप इन चीजों को कैसे कवर करना होता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है बेसिकली ये चीज आपके लिए इनफ है, लेकिन ये ऐसा होता है ना कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता, पढ़ के समझ नहीं आ रहा होता पीडीएफ में, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू दे दूंगी सिर्फ सिवाय ग्रामर के। मेरे ख्याल से मैं आपको एक ऊपर यहाँ समझा भी देती हूँ सारी चीजें। पहला आपका सवाल क्योंकि कंपलसरी होता है, कोई चॉइस नहीं होती, तो उसमें अपने आपको पता है समरी होती है लिखना होती है, टाइटल लिखना होती है। ठीक है, समरी जिसकी 5 मार्क्स और टाइटल जिसमें मुफ्त का 1 नंबर आपको मिलेगा। तो अब आपको फॉर एग्जाम्पल आप वो स्टूडेंट हो जिसको ये समझ ही नहीं आ रहा, आपके आगे कोई ऐसी अनसीन चीज आ गई है जिसको आपको इवन समझ आ रहा है कि कोई और किसी और खलाई मखलूक की जबान लिखी हुई है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसी इंग्लिश है, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि यार पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। टाइटल किस तरह से लिखा जाता है? टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा एक सेंटेंस नहीं लिखते, मोर देन 4 वर्ड्स आई थिंक टाइटल नहीं होना चाहिए, या मोर देन 5 वर्ड्स की नहीं होना चाहिए, मतलब सेंटेंस नहीं होना चाहिए। बेसिक लाइक छोटा सा टाइटल हो, 3-4 जो है ना 3-4 लफ्जों का मजमून टाइटल कह सकते हैं। लाइक अगर आपने एक पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक सारा रीड आउट किए और आपको पता चला कि डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है कि क्या नुकसान है, तो आप लिख सकते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ पोल्यूशन। अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है तो इन पाकिस्तान भी आप लिख सकते हो। ठीक है, टाइटल बहुत इजी होता है देना। टाइटल आपको तभी समझ आता है जब आप मेन आइडिया पता चलेगा, और समरी भी मेन आइडिया से लिखी जाती है। और मेन आइडिया कैसे निकालते हैं? मेन आइडिया से पता चलता है आपको कि एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है, हमेशा पहले पैराग्राफ के अंदर ये आपको मेन आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मेन आइडिया ढूंढने के लिए आपको कौन सी पैराग्राफ को पढ़ना है? पहले पैराग्राफ को रीड आउट करना है, इसके अंदर आपको आगे उसी के सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे। समरी के लिए टिप है कि आपने क्या करना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पहला पूरा पैसेज दिया हुआ है ना, आपने सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले आपने क्या करना है? वर्ड्स काउंट कर लेने कि कितने जो है लफ्जों का ये पैराग्राफ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 300 या 265 या इतना कोई पैराग्राफ बनता है, मैं आपके एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? आपका आंसर 100 आ गया। इट मीन्स आपने जो समरी लिखी है वो 100 वर्ड्स पे होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा समरी जो होती है वो 1/3 होती है। क्या होती है? 1/3। कुछ लोग इसे 1/4 भी कह देते हैं, लेकिन जो है जनरल जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड वे होता है समरी लिखने का, वो 1/3 होता है। अब आफ्टर काउंटिंग द वर्ड्स आपको पता चल गया कि 100 नंबर की मैंने समरी लिखनी है, लाइक 100 लफ्जों की मैंने समरी लिखनी है। ठीक है, अब आपने इसको 2 बार मैसेज को रीड आउट करना है। ठीक है, आप 2 बार इसको रीड आउट करके किसी की बातें नहीं लोगे तो आप मेन आइडिया बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा क्या बात हो रही है। अब आपने क्या करना है कि आपने एग्जैक्ट यहाँ से सेंटेंसेस उठा के यहाँ पे नहीं लिख देने समरी के अंदर। आपने जो मैं आपने कॉम्प्रिहेंशन मास्टर बैंक जो मैं आप पीडीएफ में दिया उससे आपने वर्ड्स इकट्ठे किए होंगे, आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होगी। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो हाँ वाइटल लिख दो, यहाँ पे क्रूशियल है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी कोई ऐसे लफ्ज लिखो, चेंज करो वर्डिंग। ठीक है, तो बहुत से वर्ड्स होते हैं आपको जो आपको वोकैबुलरी बैंक के अंदर आपको मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या होगा आपको टिप्स मिलेंगी, तो आपने समरी उससे देख करके। ठीक है, अब समरी के अंदर आपने कभी भी जो है ना आउटसाइड में वर्डिंग नहीं यूज करनी, वो ऐसी चीजें जो आपको पैसेज के अंदर नहीं बताएंगी और आपको ऑलरेडी पता है वो भी आपने आउटसाइड कोई डाटा आप नहीं डालेंगे। समरी के अंदर स्पेसिफिकली समरी के ज्यादा नंबर है तो उसमें थोड़ी कभी नहीं डालना। फिर आपके जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन दस मैंडेटरी आता है, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चॉइस होती है, तो हमेशा वो क्वेश्चन चूज करो जो आपको समझ आ रहा है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा ना वो पूछ क्या रहा है, अगर फिर आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हो। कभी भी मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा कि वो पैसेज के अंदर से निशान लगाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये कभी भी नहीं आपने करना होता। आपने हमेशा अगर आपको पता चल भी गया ना कि ये आंसर है, तो फिर भी आपने इसको यहाँ पे चेंज करके उठा देंगे, बिल्कुल वो एग्जैक्ट वर्डिंग आपने कभी भी नहीं उठानी। इंग्लिश आती है नहीं आती, थोड़ा सा चेंज कर लो, आगे पीछे कर लो। ठीक है, अगर आपको ये आपको कह रहा है ना पैराग्राफ में आपको कह रहा है कि अली प्रोवाइड्स समथिंग, ठीक है, अली प्रोवाइड्स बुक्स, ठीक है, अगर ये उसमें लिखा हुआ पैराग्राफ में, तो आप इसको बुक अगर आपने इसको अपने आंसर में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिख सकते हो कि द बुक्स आर प्रोवाइडेड बाय अली। ठीक है, तो इस तरह से वर्डिंग चेंज करो प्लीज, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर दो, एक्टिव को पैसिव कर दो, थोड़ी चीजें चेंज करो ताकि जो है ना आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट पैराग्राफ ना उठाए।
और इन्फ्लुएंस क्वेश्चन आपके होते हैं इसके अंदर। इन्फ्लुएंस क्वेश्चन पे ये होता है, किसी ने लिखा होता है कि व्हाट डू सजेस्ट, या फिर व्हाट डू द राइटर्स इम्प्लाई, जिसमें आपको नॉलेज चेक कर रहे होते हैं कि आपको मैसेज कितना समझ आया। तो वो आपने पहले तो देखना है कि वो जो बात करें वो पैसेज के किस पैराग्राफ में लिखी है। फॉर एग्जाम्पल को यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है, उसको ऐसे लगाओ निशान और उसको बार बार पढ़ो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो राइटर क्या बात कर रहे हैं, फिर उसको आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेफरेंस के अलावा वाई और हाउ वाले भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इनको आपने कैसे आंसर करना है। वाई वाले क्वेश्चंस में हमें रीजन बताना है कि ये क्यों हो रहा है, इधर ऐसी चीज क्यों हो रही है। तो कभी भी अपना जो नॉलेज है वो भी वाई वाले में कभी भी ऐड नहीं करना। स्टार्ट आपने करना है दिस इज बिकॉज, ठीक है। दिस इज बिकॉज आप स्टार्ट करोगे, बिकॉज ये वाली स्पेलिंग नहीं प्रॉपर, बिकॉज की स्पेलिंग आपने देने हैं। अगर कभी भी अच्छा इनफॉर्मल लैंग्वेज कभी पेपर में यूज नहीं करनी होती। लाइक जैसे हमें पता है कि बिकॉज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो को हम ये लिख सकते हैं। जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, स्पेशली जनजी की लैंग्वेज है, या लैंग्वेज कभी भी जो आप चैटिंग में यूज करते हो वो आपने कभी भी पेपर में यूज नहीं करनी होती, ठीक है। अबाउट को आप छोटा सा ABT कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफी वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, आपने वो कभी भी पेपर में नहीं करना होता। आपने स्टार्ट करना है दिस इज बिकॉज, ठीक है। मैंने भी यहाँ जो गाइडेंस है वो वाली लैंग्वेज लिखी है, आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। हाउ वालों को आपने कह सकते हैं ये कैसे है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट मैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। वाई वाले का नहीं भी मिल सकता तो आपने खुद से भी थोड़ी थोड़ी सी नहीं ऐड करनी है। आपने वो अगर कर भी रहे हो ना तो उसी इस वे में करो कि वो ऐसा लगे कि पैसे से उठाया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना होता है। फिर इसके अलावा लास्ट में एक आपका आता है मीनिंग्स, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स का एक क्वेश्चन आता है। अब मीनिंग्स आपको नहीं आ सकते, ठीक है। हो सकता है ऑन वाला दूसरा भी ना आए तो मीनिंग भी ना आए, तो क्या कर सकते हो आप इसके। इस केस में एक छोटी सी टिप है, आपने पैसेज में वो वर्ड देखने। अब आपको उस वर्ड का नहीं पता तो यहाँ पे जो है ना, हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज की जो है ना एक टेक्निक लगाते हैं। इस टेक्निक से क्या होता है कि आपने उसके आगे और पीछे ये वाला लफ्ज वो लफ्ज है, ठीक है। आगे और पीछे वाले लफ्जों को बार बार रिपीट करके रीड आउट करना है। फिर आपको वो चीज समझ लग जाएगी कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आपको उस वर्ड का थोड़ा बहुत मीनिंग दिमाग में आएगा, ठीक है। जैसे ही हम स्टैंजास पे आएंगे ना तो हमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, पैराफ्रेजिंग और क्वेश्चन। पैराफ्रेजिंग बेसिकली बहुत ही आसान चीज होती है। मैं कहती हूँ आपको मुफ्त के नंबर आपको पैराफ्रेजिंग के मिलते हैं, इसीलिए इसके थोड़े कम मार्क्स भी होते हैं। पैराफ्रेजिंग में आपने क्या करना होता है, सिंपली आपने आपको स्टैंजा इस तरह 3 लाइनों पे या 4 लाइनों पे गिवन होगा। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आउटसाइड द सिलेबस की आ गई है तो आपने उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और वोकैबुलरी आपने अच्छी यूज करनी है। मैं आपको बार बार ये बात कर रही हूँ, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने उसको लाजमी चेंज करना होता है। एग्जैक्ट स्टैंजास की वोकैबुलरी उठा के नहीं लिख दे रही होती, थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। और अगर नहीं चेंज करना आ रहा तो एटलीस्ट उसको सेंटेंस तो बनाओ ना। ये स्टैंजा जैसे कहीं पे कोमा लगा हुआ है, कहीं पे ये लगा हुआ है, आपने इसको प्रॉपर कन्वर्ट करना है सेंटेंस में, ठीक है। लंबा सा सेंटेंस बना दो और एटलीस्ट 7-8 लाइनों पे जो है ना अच्छी सी पैराफ्रेजिंग प्रॉपर करके लिखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आउटसाइड सिलेबस आ रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, ये क्या सवाल लिखा हुआ है, राइटर ये क्या पूछ रहा है, इस लफ्ज का क्या मतलब है, ये क्या पूरा ऐसा होता है ना कि जैसे इधर ये वाला सेंटेंस है, वो ये वाला सेंटेंस आगे इधर लिखते हैं, पूछने के ये राइटर क्यों ये बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा तो राइटर की आपकी बात कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पहला सवाल फिर से नहीं समझ आ रहा, राइटर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, स्टैंजा के बारे में पूछ रहे हैं कि मेन आइडिया बता दें या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं पोएटिक डिवाइस पूछ रहे हैं और यहाँ पे आपसे राइमिंग स्कीम पूछ रहे हैं। अब आपको पता है राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं, पोएटिक डिवाइस कैसे ढूंढते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल राइमिंग स्कीम तो बहुत आसान है, ये तो आपका सवाल डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों नहीं आ रहे, यहाँ पे आपको एक नहीं आ रहा, तो आपने इस वाले स्टैंजा को चूज करना है। अब जस्ट इमेजिन आपको पोएटिक डिवाइस पे नहीं मिल रही, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एलिट्रेशन मिल गई है, क्या आपको मिल रही है, एलिट्रेशन मिल गई है, सिमिली मिल गई है, कुछ भी मिल गया, तो आपने डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं देना तो पोएटिक डिवाइस मुझे ये मिल गई। आपने प्रॉपर सेंटेंस बनाना है कि जो मुझे यहाँ पोएटिक डिवाइस फाउंड हियर इन दिस स्टैंजा इज दिस, ठीक है। इसके आगे प्रॉपर कोटेशन लगा के और फिर या फिर ये नहीं लिख सकते तो सिंपल एलिट्रेशन लिख के इसके आगे ये लगा के ना कॉलन लगा के आगे अब आपको फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाली लाइन के अंदर वो ये जो पोएटिक डिवाइस मिली है यहाँ पे आपको समझ लगेगा कि यार यहाँ पे एलिट्रेशन मिली है या फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिमिली है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने फिर प्रॉपर ये वाला जो कोड है ये मेंशन करना है, इधर जो भी वर्स है ना स्टैंजा की, आपने वो लाइन लिखनी है और आपने बोलना है कि यहाँ मुझे जो है ना ये एलिट्रेशन की हुई है, क्यों ये, तो आपने वो उसके रीजन भी बता देना है क्योंकि कॉन्सोनेंट्स साउंड जो है रिपीट हो रही थी, किस किस वर्ड में, इस वर्ड में रिपीट हो रही है, इसमें हो रही है,
प्रॉपर जब आप लॉजिकल रीजन देते हो ना तो उसके मार्क्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। इवन एग्जामिनर में भी इम्प्रेस होकर आपको यहाँ पे भी आपने खाली नहीं इसको छोड़ना कभी, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा, कुछ प्रेशर स्टैंडर्ड की वर्डिंग उठा के यहाँ पे लिख दो, लेकिन आपने लिखनी जरूर है, ठीक है। इसको कभी भी क्वेश्चन मारना आपको यहाँ पे लगा। तो इससे ये होगा कि आपके ये दो पास, अगर आपने ये दोनों अच्छे किए तो इस पे भी एग्जामिनर इम्प्रेस हो गए, या वैसे भी आपको इसके मार्क्स लगने की चांसेस है। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं भी मिला होता तो आपको एक नंबर आधा नंबर आपको उस चीज का मिल ही जाता है, अगर आपने कुछ तो लिखा हुआ है ना, छोड़ा हुआ तो नहीं है उस चीज को। तो इस तरह से आपने फोनेटिक डिवाइस वाला तो लेना है। लेकिन राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम में आप कैसे कर सकते हो, इसके अंदर आप रीजनिंग कैसे दोगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपको इस तरह से स्टैंजा था और आपको फील हुआ कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शेल शेल की आवाज है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें साउंड में इस तरह से उसकी आवाज आ रही है। तो अब आपकी जब लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ए बी बी ए बी, इस तरह से आपने रीजनिंग दी है, राइमिंग स्कीम आपने निकाली है। तो इसके आगे कॉलर लगा के आपने पेपर रीजनिंग दे देनी है कि मैंने जो है ना ये साउंड इस वजह से, क्योंकि ये साउंड कर रहा था और इस वजह से मैंने इन दोनों को बीबी का नाम दिया, यहाँ ए का नाम इसलिए दिया, यहाँ पे ये वाली साउंड थी। तो प्रॉपर आप आगे इंग्लिश में रीजनिंग दे दो कि आई नेम दिस बी बिकॉज ऑफ दिस। इस तरह से आप प्रॉपर एक रीजनिंग दे दोगी तो आपका ज्यादा छोड़ देगा एकदम। तो ये जो चीजें होती है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती, यहाँ पे सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि अलिट्रेशन क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है। जब आप इन चीजों को आपको पर्टिकुलर वैसे तो पता चल जाएगा, दो तीन स्टैंजास का पैराफ्रेज खुद से कर लोगे, क्वेश्चन के जो है सॉल्व कर दोगे, आपको पीडीएफ के अंदर इस तरह की बहुत सी चीजें मिलेंगी। तो आप इस पीडीएफ को काफी रीड आउट करना है ताकि आपकी ये हल्की सी अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी इसकी पक्की हो जाए। लेकिन जो कॉम्प्रीहेंशन है वहां पे समरी वगैरह के लिए आपकी जो है ना बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए। मेरे ख्याल से समरी के लिए या फिर कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपकी बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि मैसेजेस को रीड करना, टाइम को मैनेज करना, जल्दी से मैसेज को रीड करके इस तरह से पैराफ्रेज उसको समराइज करना जरा इतना आसान नहीं होता। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना है। फिर सेक्शन बी में आपके कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकती क्योंकि टाइम ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कि सेक्शन सी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको लेटर, पैराग्राफ और डायलॉग तीन चीजें मिलती है, ठीक है। लेटर के 8 मार्क्स है तो मैं कहती हूँ आपके मुफ्त के मिल रहे हैं। क्यों मुफ्त के मिल रहे हैं? क्योंकि आपको पैटर्न प्रॉपर बता दिया गया। अगर आप पैटर्न सिर्फ पैटर्न लिख के आ रहे तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, मुफ्त के मिलेंगे ना। क्योंकि आपने सिर्फ पैटर्न नहीं लिखा है, आखिर पे आपने वो एविडेंटली सिंसियरली वगैरह लिखा है, स्टार में आपने एग्जामिनेशन हॉल वगैरह लिखी है, ठीक है। तो पैटर्न क्या होता है वो आपको मेरे पास पीडीएफ में मैंने ऐड किया, सारे पैटर्न डिटेल में ऐड किए, क्या वर्डिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैंने ऐड किए। अब इधर जो आपको लेटर आता है पेपर में वो फॉर्मल होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? लेटर दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अब आपके जो पेपर में आएगा वो फॉर्मल होगा, प्रोफेशनल होगा। इनफॉर्मल वो होता है जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, दोस्त के नाम पे खत हो गया, छुट्टियों गुजारने के लिए, इस तरह से होता था। तो ये इस टाइप का लेटर नहीं होगा। ये प्रॉपर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हो, अपनी प्रिंसिपल, एडिटर, किसी को भी भेज रहे हो, इसमें आपने ये किसी दोस्त को, फैमिली को नहीं लिखा जा रहा है, या आप किसी जो है ना रिस्पेक्टेड वे में आप कर रहे हो। फॉर्मल लेटर में आपने इस तरह से करना है, ठीक है। आपके पेपर में कौन सा आएगा? फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में फॉर्मल वर्डिंग आपने यूज करनी है, फॉर्मल वर्डिंग में नहीं यूज करनी है। अब कौन सी वर्डिंग आप यूज कर सकते हो? प्रॉपर आप जैसे आई होप यू आर डूइंग वेल, आगे क्या लिखना है, वो सारे आपको ना मैं आपको इस तरह पीडीएफ में मिल जाएगा। अच्छा, लेटर मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने इसकी जो है ना प्रॉपर सेंटेंसेस आपको शो हो रहे हैं वो मैंने ऐड कर दी है पीडीएफ में, आप वहां से मेमोराइज कर लेना है उस चीज को। एक तो होता है ना पैटर्न होता है, पहले सैंपल होता है, वो भी है। इसके अलावा बॉडी में आप क्या वर्डिंग यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का लेटर आ जाए आप उसी बॉडी को एज ए सैंपल ट्रीट करके उसके अंदर वर्ड आप डाल लो उस चीज की जिस बारे में बात हो रही है और आपको हो जाएगा। पैराग्राफ पे आते हैं तो पैराग्राफ जो है बेसिकली बहुत आसान सी चीज होती है और शॉर्ट होती है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ऐसे एटलीस्ट नहीं है ना, ऐसे आप बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें आपको 200-300 वर्ड पे आपका ऐसे लिखा जाता है। पैराग्राफ आपको विद इन 80 to 100 होगा आई गेस। तो यानी कि शॉर्ट्स होते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैराग्राफ के 5 लाइन पे ये आपका पैराग्राफ है। वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा एक पेज भर दो और उस पर कोई क्वालिटी ना हो। आई थिंक क्वालिटी इज मोर प्रेफरेबल देन द क्वांटिटी, ठीक है। ज्यादा लिखने से बेहतर है आप अच्छा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, अच्छा लिख लो, जितनी आपको वर्डिंग रेंज दी गई है। अब पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस बनाना होता है। टॉपिक सेंटेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे के अंदर भी और पैराग्राफ के अंदर भी। टॉपिक सेंटेंस आखिर क्या है? सबसे पहले आप जो आपको टॉपिक दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ टॉपिक आपको कोई भी दिया, जैसे टॉपिक हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ बुक्स, ठीक है, इस तरह से टॉपिक है हमारा। तो इस पे हमने इसका हम पहला सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर। बाकी ये भी कह रही हूँ कि
आप अच्छी सी पढ़ेंगे, क्योंकि पहला ही जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने बुक्स का आप कह सकते हो कि बुक्स सर्व एज अ कॉर्नर स्टोन, अच्छी सी लैंग्वेज यूज करो, ठीक है, कॉर्नर स्टोन इन स्टिल दिस डिजिटल एरा, ठीक है, सारी बात करो। फिर आगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में यूज होती है, क्या इसका होता है। इसके अलावा रीडिंग के लिए, रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज है, रीडिंग के लिए बुक्स जो है ना मेन पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज इसका टॉपिक सेंटेंस होता है। इसके एक से दो मार्क्स इसके स्पेसिफिकली टॉपिक सेंटेंस के दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने पहला सेंटेंस आपने बहुत सोच समझ के बनाना है। पूरे पैराग्राफ में सबसे ज्यादा ही मैटर करने वाली चीजें आपने याद भी करते हैं बहुत अच्छे से। तो 3 बार, तो 3 टॉपिक्स लो, प्रैक्टिस करो, किस तरह से भेजो, कमेंट करो, मुझे बताओ किस तरह को हेल्प चाहिए। इंस्टाग्राम, ठीक है, वहां पे स्पेसिफिकली पूछ सकते हो कि इस चीज को हम कैसे टैकल करें। उसके अलावा टॉपिक सेंटेंस वगैरह इसमें हम सपोर्टिंग डिटेल्स लिखते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स में हम थोड़ी बहुत एग्जांपल्स डाल सकते हैं, रीजंस दे सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल डालो, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। एक रीजन दो कि क्यों बुक्स जो है ना इतनी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से कोई चीजें ऐड करके आप बिल्कुल, आपको थोड़ा सा वर्ड्स लगेंगे लेकिन पैराग्राफ आपको बहुत अच्छा मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो लिख रहे हो बहुत अच्छा लिखना है, बेशक बेशक ज्यादा उस पर लिख लेना, लेकिन लिखना बहुत अच्छा। बात करते हैं डायलॉग की, जो कि 6 मार्क्स कवर करता है। ये होता है इनफॉर्मल, यानी कि नॉर्मल बातचीत को ही डायलॉग बोला जाता है। ये इनफॉर्मल होना चाहिए। इसके अंदर आप लैंग्वेज यूज करते, जैसे आपको एक करियर चॉइस का आई थिंक आया था लास्ट एग्जाम में, पास्ट पेपर में। तो इसमें आप डायलॉग कैसे लिख सकते हो, आपने फॉर्मल रखना है, सॉरी इनफॉर्मल रखना है। अब दो बंदे आपस में दोस्त से बात करें तो डेफिनेटली वो हाई फाई करके बात करेंगे। जैसे एक आया है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए आया है, वो उसको कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, मतलब मैं तुमसे कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो वो सारी बातों लिखोगे। बी वाला बोलेगा कि यार मैं ना बड़ा बिजी था, वालेकुम अस्सलाम में, इस तरह हमारी कंप्यूटर लैब्स में कुछ हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये बायो वाला हो गया और ये कंप्यूटर वाला स्टूडेंट हो गया, ठीक है। कहानी बनाओ थोड़ी सी। फिर सी पे वो बोलेगा क्यों भाई कंप्यूटर लैब में से, कंप्यूटर को कोई फायदा नहीं, कंप्यूटर को छोड़ो। डी वाला बोलेगा, सॉरी डी वाला, सी डी नहीं, वही ए बी बात करेंगे हम लोग। तो ये बी वाला रिप्लाई करेगा कि नहीं इसका इस तरह से थोड़ा सा स्कोप है, इस तरह से जो वो जवाब देगा। फिर ये वाला बोलेगा नहीं बायो का तो इस तरह से स्कोप है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये ना सेट, अब ये वाला जो बात हुई है ना, ये आपने जो है ना ग्रीटिंग्स में बात हुई है कि हमने इसमें सलाम दुआ की है, ठीक है। तो एक तो पहला सेट, फिर आखिर में भी इस तरह से ए और बी कहेंगे अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, ठीक है। इन दोनों सेट्स को एक्सक्लूड करके बीच में एटलीस्ट 6 सेट होने चाहिए आपकी बात के, ठीक है। ये 2 सेट बने हैं, फिर इस तरह से इसके आगे 4 और सेट्स होंगे इनकी बातचीत के, इस तरह से आपके मार्क्स आपको लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इतनी ज्यादा बातें हम बना नहीं सकते, तो फिर जैसे मैंने कहा था ना, मैंने बोला कि अस्सलाम वालेकुम मैं कब से मिला नहीं, तो कब से मिले वाली बात इधर कर लेना, इधर सिर्फ ए और वालेकुम अस्सलाम रख लेना, ठीक है। आई थिंक ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग्स के होता है आखिर पे, पहले में ये बीच में काउंट नहीं होते, दरमियान वाले 6 काउंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, क्योंकि हमने ग्रामर को एक्सक्लूड करके सारे टॉपिक समझ लिया। पीडीएफ के अंदर आपको ग्रामर के नोट्स भी मिल जाएंगे। ग्रामर के लिए कुछ चैनल मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड कर देती हूँ, जिनसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह और बेसिक ग्रामर सीख सकते हो, जो कि बेस्ट वे में आपको समझाएंगे, ठीक है। ग्रेट जीनियस की तरह से वन शॉट ना भी हो सकी तो आप इन चैनल से समझ सकते हो। लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ओपन कमेंट के अंदर। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए, स्पेसिफिकली बायो कंप्यूटर में ये ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पैटर्न पता होता है, वहां पे आपको नहीं पता होता क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आप लोग डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पे, कमेंट करो, मुझे बताओ क्या क्या इस तरह के और चाहिए लेक्चर्स। और अगर कोई ऐसी चीज जहाँ यहाँ पे कवर नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे समझा दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए सब्जेक्ट के साथ।